नमस्कार, जय हिंद, वेलकम बैक टू नैन्सी सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संधि और संधि में हमने पढ़ चुके हैं अभी तक स्वर संधि। आज का जो टॉपिक है वो है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की परिभाषा और कुछ एग्जाम्पल और इसके नियम, क्योंकि जब हम संधि पढ़ते हैं तो ना केवल दो शब्दों को, दो वर्णों के योग को हम पढ़ते हैं, बल्कि संधि विच्छेद को भी हमें ध्यान में रखना होता है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन हमारी एग्जाम्स में लगातार बनते हैं, है ना। तो चलिए आज देखते हैं कि व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है। देखिए, परिभाषा के लिए आपको ये जो फॉर्मूला है इसको याद कर लेना है। क्या है? जब भी आपका पहले शब्द का जो वर्ण होता है, अंतिम वर्ण उसे हम क्या कहते हैं? प्रथम वर्ण कहते हैं, है ना। यानी कि स्वर के साथ में यदि अगर व्यंजन का योग हमें देखने को मिले, पहली लाइन क्या कह रही है कि स्वर के साथ यदि व्यंजन का योग हमें देखने को मिले तो क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। और यदि अगर प्रथम वर्ण भी व्यंजन है और द्वितीय वर्ण स्वर है, यानी कि अपोजिट हो जाए, तो भी क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। और दोनों ही यदि अगर व्यंजन है तो भी क्या होगी? हमारी व्यंजन संधि होगी। इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है, तीनों चीजों में ये देखने को मिल रही है कि यदि अगर कहीं भी व्यंजन वर्ण आ जाए मेल में, संधि जब हम योग करेंगे, संधि करेंगे, तो उसमें कहीं भी यदि व्यंजन हमें देखने को मिल जाए तो वो क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। तीनों व्यंजन कॉमन है ना, चाहे वो पहला हो चाहे वह दूसरा वर्ण हो, कहीं भी यदि अगर व्यंजन आया तो वह क्या हो जाएगी? आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम हैं, लगभग 7 नियम हम देखेंगे कि आखिरकार व्यंजन संधि किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से वर्णों में जो विकार उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं, उसको देखते हैं। पहला नियम, व्यंजन संधि का पहला नियम यह कहता है कि यदि देखो, यदि अगर आप वर्णमाला वाले आपने लेक्चर देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन भी हम उन्हें कहते हैं, साथ ही साथ उसमें पंचमा अक्षर कौन सा होता है, ये सब आपको पता है। तो जो वर्गीय व्यंजन है ना, उस वर्ग यानी कि 5 वर्ग थे, तो 5 वर्ग में जो यदि अगर प्रथम यानी कि कचट तक प्रथम वर्ग यदि अगर हमें देखने को मिले, कहां पर? पहला वर्ण कचट तप हो और उसके बाद जो दूसरा आपको देखने को मिले वो क्या मिलेगा? या तो तीसरा वर्ण हो वर्ग का, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, या फिर अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? यारा लावा, है ना। ये अंतस्थ व्यंजन या फिर तीसरा वर्ण ग ज ड द ब और चौथा वर्ण घ झ ढ ध भ, ये या फिर यारा लावा, यानी कि कचट तप के बाद इनमें से तीसरा, चौथा या फिर अंतस्थ व्यंजन, इनमें से यदि अगर कोई व्यंजन हमें देखने को मिले तो क्या हो जाएगा? का हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा गा में, चा का जो परिवर्तन है वो जा में देखने को मिलेगा, टा का जो परिवर्तन है वो किस में देखने को मिलेगा? ड में, और ता का जो परिवर्तन वो दा में हो जाएगा, और पा का परिवर्तन किस में हो जाएगा? बा में हो जाएगा। अब इस नियम को कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से हमें क्लियर होगा, है ना। चलो, पहला है, हमने क्या देखा? कचट तप के बाद में दूसरा और तीसरा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कौन सा देखा था हमने? ये तीसरा, सॉरी दूसरा, तीसरा और चौथा और अंतस्थ व्यंजन यदि अगर आ जाए तब हम क्या काम करेंगे? चेंज कर देंगे, है ना। ठीक है, कैसे चेंज होगा वो देखते हैं। दिक्गज, यहां पर जो का है ये कैसा है? आधा। दिक्गज, दिक्गज तो हमने क्या कहा? का किस में परिवर्तन हो जाएगा? आधे गा में। तो क्या हो गया? दिग्गज का दिग्गज हो गया, दिक धन गज बराबर क्या हो गया? दिग्गज। अब इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी, यदि अगर आपको दो शब्दों की संधि करने को आ जाए उसमें दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? आपने नियम पढ़ रखा है। दिक्कत कहां आएगी? जब आप इसे
संधि विच्छेद करेंगे। संधि करने में कोई दिक्कत नहीं आती, संधि विच्छेद करने में दिक्कत आती है। तो यहां पर का क्या देखने को मिल रहा है, हमें गा देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रथम जो वर्ण है वर्ग का वो तृतीय वर्ण में कन्वर्ट हो रहा है, का खा गा घा इंगा, है ना। तो यहां पर का गा में हमें क्या देखने को मिला, परिवर्तन देखने को मिला। एक और एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल में अच धन अंत, तो क्या होता है अजंत, अच धन अंत बराबर क्या हुआ अजंत, क्योंकि चा छा ज है ना, किसका कन्वर्टेशन हुआ, क्योंकि अम की तो क्या हो गई बिंदी हो गई है ऊपर। तो यहां पर हमें चा का किस में परिवर्तन देखने को मिला, जा में परिवर्तन देखने को मिला, है ना। षट धन आनंद, षट धन आनंद, ट ठ ड षडानंद, ठीक है। क्या हुआ षट धन आनंद, यानी कि टा का किसमें परिवर्तन हमें देखने को मिला, यहां पर डा में परिवर्तन देखने को मिला, है ना। सत धन भावना, सत धन भावना की मैं बात करूं तो यहां पर ता का परिवर्तन आपको किसमें देखने को मिला, सद्भावना। तो सद्भावना जब भी आप इनका संधि विच्छेद करें तो एग्जाम्पल जरूर माइंड के अंदर याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो किस प्रकार से बन सकते हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आएगा, ये दे दिया जाएगा और ये कहा जाएगा इसमें कौन सी संधि है, तो आपको व्यंजन संधि आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, सही संधि विच्छेद आपको चूज करना है। साथ ही साथ आपके क्वेश्चन पेपर में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि दिक धन गज को जब हम जोड़ेंगे संधि करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही शब्द निकलकर सामने आएगा, है ना। तो ये सब याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पा भी देख लेते हैं। तो अप धन धी बराबर क्या हो जाएगा, पा का किस में कन्वर्सेशन होता था, पा का आधे बा में, तो यहां पर क्या हो जाएगा अवधि हो जाएगा, अप धन धी। तो यहां पर हमें यह समझ में आया कि हमने जो पूरा नियम देखा था उस नियम के अकॉर्डिंग हमारे सारे फिट हुए। क्या हुए कि यदि अगर का जो प्रथम वर्ण है वर्ग का प्रथम वर्ण है, यानी कि का वर्ग का, चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का, पा वर्ग का जो प्रथम वर्ण है, इसके बाद यदि उसी वर्ग का तीसरा, चौथा या फिर अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो चेंजेस किसका होगा, चेंजेस इसका होगा, है ना। प्रथम जो वर्ण आता है उसका चेंजेस होगा। क्लियर, चलिए अब यहां तो हमें समझ में आ गया पहला नियम, ठीक है। पहला नियम में अब देखेंगे दूसरा नियम कि दूसरे नियम के अंदर क्या कुछ परिवर्तन होता है व्यंजन से। दूसरा नियम कहता है यदि अगर प्रथम जो वर्ग का प्रथम वर्ण है, इस वर्ग के प्रथम वर्ण यानी कचट तप के साथ यदि अनुनासिक वर्ण आ जाए। अब अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, कौन से होते हैं अनुनासिक वर्ण, लिखा हुआ है, पता है ना कि आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए लिख करके रखा हुआ है कि अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक यानी कि जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों की सहायता से होता है, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं अनुनासिक, है ना। तो ना और मां का जब भी आप उच्चारण करते हैं तो इसमें सहायता लगती है नाक की और मुख की। यदि अगर अनुनासिक वर्ण आ जाए कचट तप के सामने, प्रथम वर्ण के सामने, वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने, तो किसमें चेंजेस होता है, का आप किसमें चेंजेस होगा, ड में। चा का किसमें चेंजेस होता है, अ में, है ना। और ये अ में, हम इसको बोल सकते हैं टा में। टा यदि अगर आ जाए और उसके बाद यदि अनुनासिक वर्ण आ जाए तो इसका चेंजेस किसमें देखने को मिलेगा, हमें ना में। और ता का हमें चेंजेस देखने को मिलेगा ना में, और पा का चेंजेस देखने को मिलेगा मा में। याद कर लेना है ये नियम, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, चलिए। का किसमें परिवर्तन देखने को मिला, ड में, या इंगा में भी इसको कह सकते हैं, इंगा भी। तो वाक यहां पर का जो है वो आधा, वाक धनमय, है ना। क्या आया, मां आया, मां यानी कि क्या आया यहाँ पे अनुनासिक आया। तो वाक यानी कि प्रथम वर्ण कचट, प्रथम वर्ण के बाद अनुनासिक आया, मां आया, तो क्या हो गया वांगमय हो गया, इंगा में परिवर्तित हो गया, कौन का, वांगमय, है ना। षट धन मुख, तो क्या हुआ हमें यहाँ पे षणमुख हमें देखने को मिला, षणमुख, है ना।
क्योंकि ता का किसमें कन्वर्जन हुआ, ना में। आधे ता यानी कि जो प्रथम वर्ग, जो वर्गीय, क्योंकि इसलिए तो है कि हिंदी की जो व्याकरण है वो पिछले लेक्चर से हमेशा कनेक्ट चलती है। अब वर्गीय व्यंजन में जो प्रथम वर्ग ता वर्ग का प्रथम वर्ण है वो क्या है, ता ही है। तो ता के साथ में अनुनासिक आया, तो ता का हमने देखा किसमें कन्वर्शन हो जाएगा, यहां पर ना में। तो उन्मत्त हो गया, ता का किसमें कन्वर्शन हो गया, ना में हो गया, उन्मत्त। सम्राट धन माता, तो ता का किसमें कन्वर्जन था, ना में कन्वर्जन था। तो सम्राट माता यानी कि सम्राण माता हो जाएगी। और उत धन नत का क्या यहां पे देखने को मिल रहा है, उन्नत। मैक्सिमम एग्जाम्पल जरूर याद रखना है व्यंजन संधि के एग्जाम्पल से ही आपकी, क्योंकि नियमों के आधार पर आप यदि याद करते हैं चीजों को तो थोड़ा सा भूल जाते हैं एग्जाम टाइम में, लेकिन बार बार रिवीजन और एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करेंगे तो आपकी चीजें कैसी होंगी, आसान आपको लगेंगी, है ना। चलिए 7 नियम है व्यंजन संधि के, इसमें से तीसरा नियम देखते हैं। इस पर क्या कहता है तीसरा नियम। तीसरा नियम ये कहता है, जो तीसरा नियम होगा ये मां संबंधी नियम होगा, क्योंकि व्यंजन के अंदर जो मां है वो काफी फ्लक्चुएट करता है, चीजों को बहुत बदल के रख देता है। और इस मां संबंधी नियम के अंदर उप नियम कितने हैं, 3 हैं। कैसे इस मां का अनुस्वार में परिवर्तन होगा, मां के बाद प्रथम जो वर्ण है यदि मां होता है तो द्वितीय वर्ण के स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं, वर्गीय व्यंजन कचट तक यानी कि चा वर्ग के, ता वर्ग के, का वर्ग के, ये सारे जो 25 व्यंजन हैं इनमें से स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कोई भी देखने को मिल जाए, प्रथम मां और दूसरा स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन हमें देखने को मिल जाए तो किसमें कन्वर्जेशन हो जाएगा, मां का अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगी, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा समझ में आता है ना। समधन कलन, समधन कलन यानी कि क्या होता है, संकलन। जब कभी भी आप संकलन को तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, समधन कलन, संकलन, है ना। सम आधा मां धन कलन, यहां पर आधा मां आया, मां आया, मां संबंधी नियम। तो समधन यानी कि पहला नियम, उपनियम ये कहता है, क्या कहता है कि यदि अगर मां के बाद स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, ये 25 आपके व्यंजन हैं, इनमें से यदि अगर कुछ आ जाए तो मां का अनुस्वार हो जाता है। तो समधन गति बराबर संगति, शुभम धन कर बराबर शुभंकर, और समधन पूर्ण संपूर्ण, समधन धी बराबर संधि। ये एग्जाम में आ जाता है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। क्या आया हुआ है कि संधि के अंदर कौन सी व्यंजी है, संधि, स्वयं संधि शब्द जो है उसके अंदर कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। और कौन सा नियम लगता है, मां संबंधी नियम लगता है, क्योंकि समधन धी बराबर क्या होता है, संधि होता है। ठीक है, चलो इसका असंबंधी हमने नियम देखा, अब देखते हैं सेकेंड नियम क्या कहता है। सेकेंड नियम ये कहता है कि यदि अगर आधे मां के बाद जो द्वितीय वर्ण है संधि का, वो यदि अगर, द्वितीय वर्ण कौन सा वर्ण कहलाता है, दूसरे शब्द का पहला, और ये कहलाता है दूसरा वर्ण, और पहले शब्द का आखिरी वाला जो वर्ण है ये कहलाता है प्रथम वर्ण, और ये कहलाता है आपका कौन सा वर्ण, द्वितीय वर्ण, है ना। यदि अगर ये कहा जा रहा है कि यदि पहला वर्ण मां हो, ठीक है ये मां मिल गया, दूसरा जो वर्ण है वो कैसा हो, पूरी तरीके से पूर्ण रूप से मां हो, तो क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा मां लिखा जाता है वैसा का वैसा ही। समधनमान बराबर सम्मान, और समधन गति बराबर सम्मति। समझ में आया, है ना, कोई चेंजेस नहीं होता यदि अगर आधे माह के बाद में पूरा माह हमें देखने को मिल जाए, है ना। चलिए एक और नियम है मां संबंधी व्यंजन संधि का, जो नियम है उसमें क्या है, यदि अगर आधे माह के बाद में या रा लावा या फिर श श श हा हमें देखने को मिल जाए, अंतस्थ व्यंजन और क्या है यारा लावा, और शा शा शाह यानी कि ऊष्मीय व्यंजन, यदि अगर ये हमें देखने को मिल जाए तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मां, वापस से अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है,
समधन योग बराबर क्या होता है? संयोग। संरक्षण, समधन रक्षक, संरक्षक यानी कि समधन रक्षक, और संविधान यानी कि समधन विधान। क्या हो गया? संविधान हो गया, है ना। यहां पर मां, ठीक है, यहां पर क्या है? मां, यहां पर मां, क्या आया? या र वा आया, है ना। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम्पल जितने ज्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत अच्छा होगा, है ना। चलिए चौथा नियम, चौथा नियम क्या कहता है? ना संबंधी, अभी हमने मां संबंधी नियम देखा, अब ना संबंधी नियम देखेंगे। ना संबंधी नियम क्या कहता है? ये कहता है कि यदि अगर प्रथम वर्ण आपका ऋषि वाला रा, ये सामान्य वाला रा और शा हो, और इसके बाद में यदि अगर ना आ जाए, क्या? ऋषि वाला रा, सामान्य वाला रा और षटकोण वाला सा के बाद यदि अगर द्वितीय वर्ण हमारा ना आ जाए, तो ना का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ना में, है ना। ना का किस में कन्वर्शन देखने को मिलेगा? हमें ना में। अब ना में कन्वर्शन देखने को मिलेगा, कैसे मिलेगा? कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखा, परी, यहां पर क्या मिला हमें? रा मिला, रा के बाद ना मिला, क्या किस में कन्वर्ट हो गया? परिणाम। तो परिधन नाम बराबर परिणाम। संधि विच्छेद दिया जाए कि परिणाम में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो परिधन नाम बराबर क्या हो जाएगा? परिणाम। प्रधन नाम तो प्रणाम। यानी कि यदि अगर हम जो पढ़ते हैं उसको यदि अगर हम बहुत अच्छे तरीके से भी देख लेना, तो चीजों को तोड़ना आसान हो जाएगा। अब प्रणाम तो प्रधन नाम, परिधन नति परिणति, और हर धन न तो हर हरण, और प्रधन नत बराबर प्रणत। इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल भी देखते चलना है, ठीक है। चलिए पांचवा नियम, व्यंजन संधि से संबंधित पांचवा नियम जो है वो काफी अच्छा नियम है, और काफी कंफ्यूजिंग और अधिकतर क्वेश्चन बनने वाला नियम है। क्यों है? प्रथम जो वर्ण है संधि का, वो आ, छोटा और बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, भिन्न स्वर, कोई भी स्वर हो, आ और आ भी स्वर है, छोटा अ और बड़ा आ को छोड़कर यदि अगर कोई भी भिन्न स्वर आए, और उसके बाद में दूसरा जो वर्ण है वो यदि अगर सा हो, तो इस सा का क्या हो जाएगा? षटकोण वाले सा में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि सा की क्या हो जाएगी? प्रॉपर्टी बदल जाएगी। भिन्न स्वर चाहिए हमें आ और आ को छोड़कर, जैसे विधन सम, वर्तनी वाले लेक्चर के अंदर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से विषम लिखा जाता है। तो अब आपको पता हो कि विषम, तो विषम यहां पर षटकोण का सा आपको दिख गया, तो इसका यदि संधि विच्छेद करना है तो आप क्या काम कर सकते हैं? बहुत इजी तरीके से संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। तो विधन सम बराबर विषम के अंदर भी यहां पर आपको भिन्न क्या देखने को मिल रहा है? स्वर देखने को मिल रहा है। कौन सा स्वर है यहाँ पर? अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे रा है। जब हमने वर्ण विच्छेदन में देखा था, वर्ण विच्छेदन में यहां पर क्या है? वाह है। व्यंजन जो है वो कैसे होते हैं? व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनकी सहायता के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्वर की आवश्यकता पड़ती है। यहां पर कौन है? वा धन छोटी की ई है, ये जो वी लिखा हुआ है वो इस प्रकार से है। आ धन आ को छोड़कर ई आ गई, सा का क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। यहां पर भी कौन सी ई है? छोटी ई है। यहां पर भी छोटी ई है। यहां पर कौन है? छोटा ऊ है, सॉरी छोटा ऊ है ना। यहां पर बड़ा ऊ है। तो आ और आ को छोड़कर सारे भिन्न आए, बाद में सा आ जाए तो सा का क्या हो जाएगा? शा हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, परिधन सद बराबर परिषद, निषाद, सुषमा और सुषुप्त, इनमें भी क्या है? सेम वही फॉर्मूला हमारा जो ऊपर लिखा हुआ है वो इंप्लीमेंट हुआ। छठवां नियम व्यंजन संधि का, बहुत इंपॉर्टेंट नियम और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला नियम, क्योंकि ता संबंधी जो चीजें हैं बहुत सारी इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ता का बहुत सारी चीजों में कन्वर्जन देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? ता कभी चा में बदल जाता है, तो कभी जा में बदल जाता है, तो कभी टा में, तो कभी डा में। ये कैसे क्या बदलता है? इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि यदि अगर पहला तो ता होगा,
पहला हमारे क्या होगा, ता तो होगा, ता संबंधी हम नियम पढ़ रहे हैं तो ता तो होना ही चाहिए प्रथम वर्ण, है ना। द्वितीय वर्ण के अंदर यदि ता के बाद चा या फिर ह आ जाए तो क्या हो जाता है, ता का चा में कन्वर्जन हो जाता है, चा में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये कैसे बदलता है, ऐसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि एग्जाम्पल में क्या बदलता है। जैसे कि उत ताया और यहां पर चाया, तो उत धन चारण का किसमें कन्वर्ट होगा, ता किसमें कन्वर्ट होगा, आधे चा में। जो क्या हुआ, ये ता था, यहां जाकर के किसमें बन गया, आधे चा में बन गया, बना कि नहीं। यहां पर आधा ता था, है ना, यहां पर नियम ये कहता है कि ता का किसमें कन्वर्शन हो जाएगा, आधे चा में। कौन आना चाहिए पहले, या तो पूरा पूरा चा है या फिर हा है। चा आ गया तो उत धन चारण का क्या हो जाएगा, ता का कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, आधा चा में, उच्चारण हो गया। नीचे सेकंड जो ता संबंधी नियम वो ये कहता है कि ता के बाद भी जा आ जाए और झा आ जाए, क्या आ जाए, जा आ जाए या फिर झा आ जाए, ता के बाद जा झा आए तो ता का किसमें कन्वर्जन हो जाता है, जा में कन्वर्ट। जैसे कि उत धन ज्वल, तो ता आया, जा आया, ठीक है, क्या हुआ, उज्ज्वल, समझ में आया। अच्छा, यहां पर आधा भी आया तो भी चलेगा, यहां पर भी अगर आधा हमें कुछ कुछ शब्द में देखने को मिलेगा तो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो चा में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर उद्धन ज्वल देखा तो उज्जवल हुआ। इसके बाद देखते हैं ता धन टा या फिर ड, यदि इसके बाद आए, ता के बाद टा और डा आए तो ता का किसमें, ट और ड में क्या हो जाएगा, आधे टा और आधे डा में कन्वर्जन, यानी कि यहाँ पर कोई कन्वर्जन नहीं होगा। क्या होगा, उत धन डयन, तो क्या हो जाएगा, ता का डा में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ता का किसमें कन्वर्ट, डा आया तो एक ये आधा ता किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आधे टा में या आधे डा में। तो उत धन डयन तो क्या हो गया, उड्डयन। समझ में आ रहा है कैसे चीजें बदल रही हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके, और नियम भी हैं उनको भी देखते हैं। चलिए अब क्या है, ता संबंधी जो नियम है वो ये कहता है कि ता के बाद में यदि अगर ला आ जाए तो ता का क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। ला आया तो ला ही अपना क्या छोड़ देगा, रंग छोड़ देगा, किसके ऊपर, ता के ऊपर। तो उत धन लास बराबर क्या हो जाएगा, ता का आधा ला कर दो तो उल्लास। ता के बाद यदि अगर हमारा संजम का शा आ जाए तो ता का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। ता का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, और ये जो शा आया था वो क्या हो जाएगा, छा में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया, काफी इंपॉर्टेंट ये नियम है कि ता जहां आए वहां दो चीजें बदल रही है, एक चीज नहीं, ता तो बदल ही रहा है, ता किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आधे चा में कन्वर्ट हो जाएगा, और शा शा नहीं रहेगा, क्या बदल जाएगा, आधे छा में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे उत धन श्वास आया तो उत धन श्वास, यानी कि उत ता का तो चा हो गया और सा का छा हो गया, तो क्या हो गया, उच्छ्वास हो गया। क्लियर। नेक्स्ट जो है, ता के बाद अगर हा आता है तो ता का क्या हो जाता है, दा हो जाता है, या हा का धा हो जाता है ना। देखते हैं, उत धन हार, ता का क्या हुआ, दा, और हा का क्या हुआ, धा हुआ, दोनों में कन्वर्शन देखने को मिला। ता का क्या बनेगा, दा बनेगा, और हा का धा बनेगा। तो ता का तो क्या बन गया, यहाँ पे क्या बना, धा। देखिए यहाँ पे जो लिखा होता है ना, यहाँ पे पूरा धा है और आधा धा है ना, पूरा धा है और आधा धा है। तो उत धन हार बराबर दा, ता का तो दा हो गया, है ना, और हा का क्या बन गया, धा बन गया। तो क्या हो गया, उत धन हार बराबर उद्धार। और भी एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क में करना है ना। सातवां नियम जो कहता है वो ये कहता है, संधि का अंतिम नियम है व्यंजन संधि का, और वो ये कहता है कि यदि अगर छा संबंधी नियम है, बहुत अच्छा नियम है छा संबंधी नियम। ये कैसा नियम है, हश्व स्वर। अब आपको हश्व और दीर्घ स्वर पता होना चाहिए कि हश्व स्वर कौन से होते हैं और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। कमेंट करके आंसर देना जल्दी से, है ना। यदि अगर पहला वर्ण हश्व वर्ण हो, हश्व वर्ण आ ई उ और ऋ, या बड़ा आ हो,
या तो ये हो या फिर बड़ा आ हो और साथ में छा आ जाए सेकंड वर्ण, तो होता कुछ नहीं है, छा के पहले यानी कि इसके पहले जहां भी लिखा है ना उसके पहले हम क्या जोड़ देते हैं, आधा चा जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, आधा चा जोड़ देते हैं, आधा चा जोड़ देते हैं। स्वच्छंद, परिच्छेद, अनुच्छेद और विच्छेद। सिंपल, यदि अगर ह्रस्व स्वर आ ई उ ऋषि के ऋण आ जाए, उसके बाद में यदि अगर छा आ जाए तो क्या जोड़ेंगे, छा के पहले आधा चा जोड़ देंगे और शब्द को मिला करके लिख देंगे, है ना। यहां पर तो आ आपको दिख गया, यहां पर आपको छोटी ई दिख गई, यहां पर आपको छोटा ओ दिख गया, यहां पर वापस आपको ई दिख गई। इनके बाद यदि अगर छा आपको देखने को मिल जाए तो क्या करना है, आपको छा के पहले चा जोड़ करके कंप्लीट पूरा शब्द लिख देना। क्लियर। सातों नियमों में कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, इसमें कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जल्दी से उसका आंसर दे देंगे, है ना। ठीक है, आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से व्यंजन संधि हमने कवर की है। सातों जो नियम है उनके अंदर जो उपनियम है उनको भी हमने कवर किया। ठीक है, चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है हमारा विसर्ग संधि पे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और अपना ध्यान रखें, है ना, क्योंकि आपकी एग्जाम जो है वो कैसी है, नजदीक आने वाली है। एग्जाम 15 अप्रैल से आपकी शुरू होने वाली है, 15 मार्च से शुरू होने वाली है आपकी पटवारी की एग्जाम। तो एग्जाम की पढ़ाई जितना इंपॉर्टेंट है उतनी इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।